यहाँ पर मैंने पूरी जगन्नाथ मंदिर के स्टाइल का बेसन बनाया है। बहुत ही स्वाद लगता है। नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर आज हम मंदिर के स्टाइल में बेसन बनाएंगे। खास करके पूरी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर और भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है वहाँ पर जो पकवान बनते हैं उनमें आलू या फिर टमाटर, सूखी लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें जो पहले भारत की उत्पाद नहीं थे उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। उनको मंदिर के अंदर जाने की या फिर ले जाने की अनुमति नहीं है। ये सारी चीज़ पकवानों में नहीं डलता है। यहाँ पर क्योंकि हम मंदिर वाले बना रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम भी आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। मगर बाकी सारे मंदिरों में या फिर आप अपने घर पर बस अपने स्वाद के लिए बनाना चाहते हैं बेसन, तो इसके लिए आप आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर जी जो है वो पुरी में, उड़ीसा में पुरी में ही है। और जितने सारे विश्व में मंदिर हैं वहाँ पर जो पकवान बनते हैं भोग लगने के लिए उनको प्रसाद या फिर प्रसादम कहा जाता है। सिर्फ पूरे विश्व में पुरी में जो श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ पर जो पकवान बनते हैं 56 भोग बनते हैं। उसका मतलब 56 आइटम्स बनते हैं यहाँ पर जो कि भोग लगते हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को, और इस भोग को महाप्रसाद कहा जाता है। सिर्फ प्रसाद नहीं कहा जाता है। पूरे विश्व में श्री जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है वो देशों में और विदेशों में मनाया जाता है। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर भी, साथ ही साथ इसको अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये विदेशों में भी मनाया जाता है। और इसको एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है क्योंकि इसी टाइम में ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु, बड़े भाई प्रभु श्री बलभद्र, छोटी बहन सुभद्रा जी तीनों बाहर आते हैं मंदिर से बाहर, और तीनों रथ में बैठकर पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर से अपनी मौसी के घर जाते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में बहुत सारे नीति और बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनका पता या फिर आप हर दिन का उनके नीति को याद नहीं रख सकते हैं। जो उनके सेवायत है, सेवायत मतलब जो सेवा करते हैं, जो उनके पुजारी हो गए या फिर जो पकवान बनाते हैं या फिर अलग अलग कामों के लिए जो है उनको सेवायत कहा जाता है। जो सेवायत है वही सही से कह सकते हैं। वो जो कहते हैं वो हम नॉर्मल लोग याद नहीं रख सकते हैं क्योंकि हर दिन उनका चारों पहर का इतना ज़्यादा नीति होता है, उनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मंदिर के अंदर वैसे तो चमड़ी वाली चीज़ और चप्पल अलाउ नहीं होते हैं, मगर यहाँ पर उसके साथ साथ फ़ोन या फिर कैमरा ऐसी वाली चीज़ों का भी अलाउ नहीं होता है। इसीलिए पूरे भारत क्या विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं मंदिर में श्री जगन्नाथ महाप्रभु, उनके बड़े भैया बलभद्र प्रभु और उनकी छोटी बहन सुभद्रा जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर ये जो मंदिर है ये 4 धामों में से एक धाम है। 4 धाम जो तीर्थयात्री करते हैं उनके लिए होता है, और आप कितना भी कोई भी धाम आप दर्शन के लिए जाओ, अगर आप पूरी धाम लौटते वक्त नहीं दर्शन करते हो तो सारे धामों का महत्व नहीं रहता है। चारों धामों में से सबसे गुरुत्वपूर्ण धाम यही है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर का धाम।
यहाँ पर मैंने कहा था कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको कहूँगी मंदिर के बारे में। हर इसके पकवान के साथ 2 से 3 आपको अमेजिंग फैक्ट्स कहूँगी। तो अमेजिंग फैक्ट्स में ऐसा है कि मंदिर समंदर के किनारे बना हुआ है। मंदिर का जो बाहर का जो आप वॉल है उसके बाहर रात के टाइम जैसे ही कोई लोग वगैरह नहीं है और जैसे गाड़ियों की आवाज़ भी बंद है, उस टाइम आप जैसे बाहर समंदर की आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है, बहुत ज़ोर से उसकी वेव की आवाज़ आती है। मगर जैसे ही आप वो जो चारों तरफ वॉल लगा हुआ है, आप सीढ़ियों से जैसे ही अंदर जाते हो आपको समंदर की बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, बिल्कुल सुन्न हो जाता है। और जैसे ही ये हो गया वॉल, आप अंदर गए बिल्कुल नहीं आता, जैसे ही आप वॉल से इस तरफ सीढ़ी से आप नीचे आए आपको पूरी ही आवाज़ आती है और वो भी पूरे ज़ोर से आती है। ये एक अमेजिंग फैक्ट है क्योंकि इस तरह का होता नहीं है। धीरे धीरे समंदर की आवाज़ कम होता है। ये समंदर के किनारे होने की वजह से इसकी आवाज़ आनी चाहिए मगर होता नहीं है। दूसरा अमेजिंग फैक्ट ये है कि आप साल भर में कोई भी ऋतु में जाइए, कोई भी समय पर जाइए, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी समय पर जाइए, मंदिर इतना विशाल है मगर उसकी परछाई आपको कभी भी किसी भी तरफ नहीं दिखाई देता है। मंदिर की परछाई बिल्कुल भी नीचे दिखाई नहीं देता है। ये दूसरा अमेजिंग फैक्ट है। तीसरा है विश्व का सबसे बड़ा किचन, रसोई घर पूरी जगन्नाथ मंदिर का ही है। यहाँ पर 800 लोग हैं जो कि पकवान बनाते हैं और जो मेन पकवान बनाते हैं वो 300 लोग हैं और जो 500 लोग हैं वो बाकी मसाले वगैरह काटना, सब्जी धोना, ये वगैरह ये सारी चीज़ करते हैं, साग वगैरह काटना, साफ़ करना। तो इसी तरह से 800 लोग उसमें काम करते हैं। तो ये तीसरा अमेजिंग फैक्ट हो गया। और इसका नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगी दिलचस्प बातें करेंगे, साथ कुछ ऐसी चीज़ें हम बातें करेंगे जो कि मुझे पता है, जो सेवायत हैं उनको और ज़्यादा पता होंगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कि बेसन कैसे बनाना है। बेसन का रेसिपी मेरा एक दोस्त है जो कि जब बचपन में मेरे साथ पढ़ता था, उसके जो फादर थे वो इसी ये में थे कि जो महाप्रसाद होता था, प्रसाद होता था, उसका बंटन करते थे। तब वो प्रसाद बंटन का काम करते थे और उसी बिज़नेस में अभी वो भी है और प्रसाद जो ये करते हैं। तो उससे मैंने पूछ के ये रेसिपी लिया है कि एक्चुअल रेसिपी कैसे क्या बनाना है, तो उसी से लेकर बनाया है। जो जगन्नाथ जी का जो बेसन है तो उस तरह का स्वाद कभी भी कोई भी नॉर्मल लोग नहीं बना सकते हैं, इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं मंदिर के प्रसाद ही खाने के लिए। हम सिर्फ उसका रेप्लिका ही बना सकते हैं मसाले डालकर। इस तरह के उनके जो सेवायत भी है वो भी जैसे ही किचन में जो रसोई घर होता है श्री जगन्नाथ जी का, वहाँ पर जो खाने का स्वाद वो बनाते हैं वो भी इतने सालों से वहाँ पर रसोई बनाते हुए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो अपने घर में वही सारी चीज़ डालकर एक ही जैसा स्वाद बना सकते हैं। ये कहा जाता है कि श्री जगन्नाथ मंदिर में माता लक्ष्मी भोग बनाते हैं जो कि महाप्रसाद है, जो कि लगता है श्री जगन्नाथ जी को। तो इसीलिए जो सेवायत रसोई बनाते हैं वो माता लक्ष्मी की कृपा की वजह से उसका एक अलग और अनोखा सा स्वाद आता है। इसीलिए हम सिर्फ रेप्लिका ही बना सकते हैं, पूरी तरह से उन्हीं की तरह नहीं बना सकते हैं। दूसरा है मंदिर में जो पकवान बनते हैं वो मिट्टी के बर्तन में बनते हैं, इसलिए जैसे नॉर्मल हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं पहले उसमें तेल या फिर घी डालते हैं, फिर मसाला डालते हैं, फिर मसाला अच्छे से होने के बाद जैसे तेल या फिर घी सेपरेट हो गए फिर हम कोई सब्जी वगैरह डाल के उसको बनाते हैं। तो मंदिर का कोई भी भोग वाला खाना बनता है तो उस पकवान में पहले से मसाले नहीं डलते हैं, सारे सब्जियां पहले डलते हैं, सारे मसाले ऊपर से ही डलते हैं। यहाँ पर मैं उसी तरह का ही
बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मसालों के लिए मैंने 2.5 से 3 चम्मच तक सरसों लिया हुआ है। एक छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने सौंफ लिया हुआ है। एक छोटा चम्मच यहाँ पर खसखस और एक छोटा चम्मच जितना अदरक, जो कि आधा इंच के करीब होगा, उसको लिया है। ये खसखस है, इसको भी इसी में डाल देंगे। और एक छोटा चम्मच जितना यहाँ पर मैंने काली मिर्च लिया हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम पानी में भिगो लेंगे। यहाँ पर आप तीखा ज़्यादा करने के लिए काली मिर्च की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जितना मैंने क्वांटिटी लिया है उतना ही स्वाद सही लगता है मंदिर जैसा बेसन बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। उसको भिगोकर मिनिमम आधे घंटे से 1 घंटे तक रखने के बाद इसी तरह का स्मूथ पेस्ट आपको मिल जाएगा। अब ये हमारे मसाले तैयार है। यहाँ पर मैंने काला चने को रात भर भिगो के रखा था। मिनिमम इसको 4 घंटे से 6 घंटे तक भिगो के रख दीजिए ताकि ये सब्जियों के साथ उबल जाएगा। इसको अलग से प्रेशर पे सीटी देने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियों में यहाँ पर मैंने अरबी लिया हुआ है और सीताफल, जिसको मैंने चौकोना में काट के सब रखा हुआ है। परवल को यहाँ पर काट के रखा हुआ है और यहाँ पर सूरमा, उसको भी मैंने काट के रखा हुआ है छिलके निकाल के। इन सारे सब्जियों को मैंने धोकर काट के रखे हुए हैं। कच्चा केला के ऊपर मैंने छिलका निकाल दिया है, उसको भी क्यूब्स में काट लिया है। हल्दी वाले पानी में डालने से डार्कनिंग की परेशानी नहीं होती है, वरना सब्जियां काले पड़ सकते हैं। यहाँ पर आलू वगैरह सब्जी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर आप सब्जियों में और ज़्यादा अगर चाहते हैं तो फिर आप किकोड़ा या फिर जो लॉन्ग बीन्स आते हैं उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सब्जियाँ अभी तैयार है और मसाले भी तैयार है। अब एक मिट्टी के बर्तन को मैं गैस के ऊपर गरम कर लूँगी। पहले इसमें 1 कप के करीब पानी हम डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसमें स्वाद के हिसाब से नमक, यहाँ पर मैं नमक पहले 1 चम्मच डालूँगी और उसके बाद फिर आधा चम्मच। काले चने को भी उसी के साथ ही डालूँगी। काला चना सख्त वाला होता है, इसीलिए जितने सख्त वाले सब्जी के साथ हम काले चने को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। अब इसके बाद एक छोटा चम्मच जितना 1 टीस्पून हल्दी डाल दूंगी इसमें। सख्त वाले सब्जी में यहाँ पर पहले हम अरबी को डालेंगे। अगर आप घर पर बना रहे हैं और आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर अरबी के साथ आप आलू को भी डाल दीजिएगा। यहाँ पर पहले मैं अरबी को डालूँगी और अरबी 50% उबलने के बाद फिर बाकी सब्जियों को हम डालेंगे। अरबी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है बाकी सब्जियों की मात्रा में, तो इसलिए मैं और थोड़ा सा इसमें डालकर फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा ढक्कन दे दूँगी। ढक्कन मिनिमम 5 से 7 मिनट तक देना है। यहाँ पर जो हमारे अरबी है आप देख सकते हैं 50% पक चुका है। आपको दिखाने के लिए एक में ऊपर निकाल कर चम्मच की मदद से इसको काट के आपको दिखाती हूँ। अगर ये कट जाता है, ये धार वाला चम्मच है, साइड से थोड़ा सा धार है, ब्लॉन्ट नहीं है, तो ये देखिए हमारा सूरमा अरबी जो है वो कट चुका है। तो इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है 50%। अब सिर्फ सीताफल को छोड़ के हम बाकी सब्जियों को, जैसे परवल हो गया, सूरमा हो गया और कच्चा केला हो गया, इन सारे सब्जियों को इसमें डाल देंगे। सीताफल बहुत ही नरम वाला सब्जी होता है, इसको बाद में डालेंगे। पहले अगर बाकी सख्त वाले सब्जियों के साथ हम डाल देंगे तो फिर सारी सब्जियां पकने तक हमारे सीताफल गल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि सीताफल हमने
डाला भी था इसमें। अभी सारे सब्जियों को मैंने थोड़ा सा हल्दी और नमक वाले पानी में मिला दिया है। ढक्कन देकर इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारी सारी सब्जी 70% पक ना जाए। यहाँ पर सब्जियों को थोड़ा सा मैं हिलाकर देख लेती हूँ कि ये सारे पक चुके हैं या फिर नहीं पक चुके हैं। अब इसमें सीताफल हम डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर सारे सब्जियाँ 70% पक चुके हैं। इसको अगर थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो फिर ये पक जाएंगे। सीताफल के साथ हम मसालों को डाल देंगे क्योंकि मसालों को भी पकने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और इसी कटोरी को धोकर भी मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी और अभी ये मसालों को मिला दूँगी। ये मिट्टी का बर्तन है, पानी बहुत ज़्यादा सोख करता है, गर्म बहुत समय तक रहता है। आप अगर कढ़ाई में कर रहे हैं तो पानी इतना ही रखिए, वरना मिट्टी के बर्तन में थोड़ा ज़्यादा पानी होना चाहिए। अब इसको ढक्कन देकर तब तक मैं पकाऊंगी जब तक कि हमारे सीताफल अच्छे से पक ना जाए। जब तक सीताफल पक रहे हैं तब तक हम अपना टेम्परिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अच्छे से 4 चम्मच घी डालूँगी। घी से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छा आता है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद इसमें हम पंचफोरन डालेंगे। जो बेसिक पंचफोरन होता है उसमें 5 चीज़ें जैसे जीरा, सरसों, मेथी, सौंफ और काला जीरा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। मगर अगर आपके पास पंचफोरन नहीं है तो फिर आप सिर्फ सरसों और जीरा को डाल दीजिएगा। जिसमें जीरा की क्वांटिटी अगर 1 चम्मच रहेगी तो सरसों 2 से 2.5 चम्मच होना चाहिए। सरसों की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है पंचफोरन में। अब ये अच्छे से स्प्लैटर करने देंगे और उसके बाद इसको साइड करके रख लेंगे। तब तक हमने अलग चूल्हे पर इसको जो उबलने के लिए रख दिया था, अभी 5 से 7 मिनट हो चुका है। इसको खोल के अब देख लेते हैं कि अच्छे से पक चुका है सारी सब्जियां या फिर नहीं। अब ये सारी सब्जियां पक चुके हैं। अब इसमें मैंने 3 चम्मच नारियल को कद्दूकस करके रखा था, इसको डाल देंगे और साथ ही साथ हमने जो तड़का बनाया है इसको भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को मिलाकर ढक्कन देकर 4 से 5 मिनट तक फिर से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन देने से घी की खुशबू इसके अंदर ही रह जाएगा और स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। अब 4 से 5 मिनट तक यहाँ पर आप बड़ी को ले लीजिए। बड़ी सफ़ेद वाले उड़द दाल से बनते हैं। इसको हल्का सा सरसों के तेल के साथ फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिया है। मंदिरों में नाड़ी का इस्तेमाल होता है। नाड़ी पतले पतले लंबे लंबे होते हैं, क्रीमी कलर के होते हैं और इसी तरह के सख्त होते हैं, मगर हाथ में से तोड़ो तो टूट जाते हैं, करारे होते हैं और ये थोड़े से पानी को सोख करते हैं। इनको जब आपके पकवान पूरी तरह से बन जाए तभी डालना है, वरना ये सारे ग्रेवी को सोख करके फूल के एकदम से नरम हो जाएंगे और गल जाएंगे। तो इसको एंड में ही डालते हैं ताकि ये स्वाद भी बरकरार रहे और ज़्यादा फूले ना। यहाँ पर मैंने हाथ से सारे बड़ियों को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। अब यहाँ पर सब्जियाँ खोल के देख लेते हैं पूरी तरह से पक चुका है या फिर नहीं। अगर पूरी तरह से पक चुका है फिर हम इसमें अपने बड़ी को डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। यहाँ पर चना दाल से लेकर सारी सब्जियाँ अच्छे से गल चुके हैं। क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है, पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा देंगे क्योंकि ये बंद होने के बाद बहुत समय तक उबलता रहता है, तो पानी बहुत ही ज़्यादा सोख करके सूखा हो जाएगा। मंदिरों में भी इतना ही पानी होता है और निकाल देते हैं और वो अपने आप ठंडा होने के बाद पूरी तरह से सोख करके ठीक हो जाता है। यहाँ पर ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये सूख के
थिक हो चुका है। मगर अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसमें पानी की क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल यूटेंसिल में इतने समय तक गर्मी नहीं रहती है। तो आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए तो फिर पानी कम रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर के स्टाइल का बेसन तैयार है।